नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि कुछ दिनों पहले तक हमारे जीएस टेस्ट की जो सीरीज है वो 8 बजे शाम को चलती थी। पिछले कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये सीरीज बंद थी। अब यह सीरीज आज यानी सोमवार से फिर से शुरू कर दी गई है। आप सभी लोग शाम को 8 बजे ये जो जीएस की सीरीज है इसको ज़रूर ज्वाइन करें, अच्छे से जीएस की टेस्ट दिया करें और ध्यान से इसका आंसर जो मैं बताता हूँ उसको समझा करें। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसको पढ़ना है। साथ में मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, हमारी जो 7 बजे, अभी ये 8 बजे शाम को ये चलता है, इसके 1 घंटा पहले यानी 7 बजे हमारी हिंदी टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। ठीक समझे आप लोग? जिस तरह से आप जीएस का टेस्ट दे रहे हो ठीक इसी तरह से 7 बजे आपको हिंदी का टेस्ट देना होगा। ठीक है, 7 बजे आपको किसका टेस्ट देना होगा? हिंदी का टेस्ट देना होगा, जो कंटिन्यू चलेगा। ठीक इसी तरह से चलेगा, इसी तरह प्रश्न होंगे, हम उसमें आपको समझाएंगे, आपको उसका आंसर बताएंगे और आप लोग उसका कमेंट सेशन में आप लोग आंसर दोगे। तो सभी लोग ध्यान से इस टेस्ट को दें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला 800 नंबर तक प्रश्नों का हमने जिक्र कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 801 से डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 801 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। कहता है प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन श्रीगंगानगर में, तीसरा ऑप्शन जोधपुर में और चौथा ऑप्शन अजमेर में। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जब प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव की बात करें तो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यदि इसके आंसर की बात करें तो कौन सा होगा? जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जयपुर। बिल्कुल, हाथी महोत्सव प्रतिवर्ष जयपुर में मनाया जाता है। इसे हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है और फिर हाथी महोत्सव मनाया जाता है। इस तरह इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इस तरह राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मे दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? ध्यान से समझिएगा, मे दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? 4 प्रदेश आपको दिए जा रहे हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, केरल। 4 में से कौन सा सही आंसर होगा आपको करेक्ट करके बताना है। तो जब हम इसके सही आंसर की बात करें तो आप लोग जब तक सही आंसर बताइए तब तक मैं आपको बता देता हूं कि मे दम में फाई जो है वो असम, कौन सा प्रदेश है? असम। असम इसका राइट आंसर बनेगा। असम के ताई अहोम जनजाति का त्योहार है। कौन सी जनजाति वहां पे है? ताई अहोम जनजाति है, उसका त्योहार है मे दम में। ठीक है, ताई अहोम जो है वो अपने पूर्वज जो होते हैं उनके लिए प्रसाद चढ़ाने का जो एक त्यौहार है, एक प्रथा है कि जो उनके पूर्वज हैं उनको लोग क्या करते हैं? प्रसाद चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मे दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? तो असम का त्यौहार है। किस लिए मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है अपने पूर्वजों के लिए प्रसाद चढ़ाने का त्यौहार होता है, वहां पे बलिदान किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 803 नंबर। ध्यान से समझिए। कहता है गुरुमुखी, डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? केरल से हुई है, तमिलनाडु से हुई है, कर्नाटक से हुई है या फिर आंध्र प्रदेश से हुई है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, चारों में से सही आंसर आपको करेक्ट करके बताना है। ठीक है बेटा, चलो ये सारे जो आपको क्वेश्चन है, सारे आंसर है वो हमारे बीपी कंपटीशन एकेडमी ऐप में मिल जाएंगे आपको। ऐप के लिंक हम आपको सभी सीरीज जितने भी टेस्ट रहेंगे उनके नीचे प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, सारे लाइव वीडियोज़ मिल जाएंगे, अपलोड भी वीडियोज़ मिल जाएंगे, प्लस लाइव क्लासेस भी वहाँ पर उपलब्ध होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ा करें। तो जब इसकी गुरुमुखी डोंगरी की बात कर लें तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा, तमिलनाडु। ध्यान से समझना, गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो था, क्या था? ऑप्शन नंबर बी कौन सी थी? कौन सी? यदि लिपि की बात करें तो सॉरी, यहां पर मिस्टेक हो गया है। यहां पर ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि, तमिलनाडु जो हो गया है, इसको थोड़ा सा आप सुधार लें। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, यदि
त्योहारों की बात कर लें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति की यदि बात करें तो यहाँ पर लिपि ऑप्शन होनी चाहिए, 4 लिपि होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कितनी लिपि होनी चाहिए, 4 लिपि होनी चाहिए। तो वो 4 लिपियाँ यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं, बल्कि प्रदेश का नाम लिखा गया है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपको बता रहे हैं, पहला ऑप्शन ये है कि ब्राह्मी लिपि, दूसरा ऑप्शन ये है सरदा लिपि, तीसरा ऑप्शन टांकरी लिपि और चौथा ऑप्शन जो है वो कुषाण लिपि। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा लिपि। ध्यान से समझना, शारदा जो है वो 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुई एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मण परिवार की लिपि थी। यहाँ पर संस्कृत और कश्मीरी 2 तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। गुरु अंगद द्वारा ये भाषा के विकसित किया गया, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने शारदा लिपि रखी, ठीक है। अभी तक ये जो शारदा लिपि है वो कश्मीरी पंडितों के प्रयोग में आती है। कश्मीरी जो पंडित होते हैं वो इस तरह की भाषा बोलते हैं इस भाषा में, ठीक है ना। तकरारी और टैंकरी जैसे पारदा लिपियों के रूप में भी इसका यूज होता है। और अगली जो भाषा है कुकरी लिपि। कुकरी लिपि के माता पिता कुलुई लिपि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में बोली जाती है और चमेली स्क्रिप्ट चंबा हिमालय क्षेत्र में बोली जाती है। और सिंधी पंजाब के जो हैं, सिंधी पंजाब के जो बनिया हैं, ये इस तरह की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। कुल मिला के हमारा जो गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति की बात रही तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सरदा बनेगा, ठीक है। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है एजुत चान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का या आंध्र प्रदेश का? 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको देना है। एजुत चान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य है? जब यहां पर बात करते हैं 4 ऑप्शनों में से सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर निकल करके आता है केरल। ध्यान से समझना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर निकल करके क्या आता है, केरल। यानी कुल मिला के एजुत चान पुराकारम केरल का जो है वो सबसे बड़ा पुरस्कारों में से एक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वासवश्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? गुजरात सरकार द्वारा, आंध्र प्रदेश द्वारा, महाराष्ट्र द्वारा, कर्नाटक द्वारा? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से इसके आंसर देना है, ठीक है। तो जब वासव पुरस्कार की बात करें किस सरकार द्वारा किया जाता है तो कौन सी सरकार होगी वासवश्री पुरस्कार? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कर्नाटक। सभी लोग राइट आंसर दिया करें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कर्नाटक। यानी वासवश्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए ये परिवार जाना माना ये जो पुरस्कार है वो जाना माना पुरस्कार है वासवश्री। किसके लिए दिया जाता है? सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न 806 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कहता है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के जो चेयरपर्सन हैं, हेड हैं, उनको कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है या मुख्य न्यायाधीश करता है? 4 ऑप्शनों में से जल्दी से आप लोग सही आंसर बताते रहिए, सभी लोग सही आंसर बताते रहिए। और 7 बजे जो हिंदी का टेस्ट होता है, सभी लोग हिंदी का टेस्ट जरूर दिया करें, ठीक है। चलिए, और इसको थोड़ा शेयर भी करा करें। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारत के धरोहर स्मारक की देखरेख के लिए बनाया जाता है और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बेटा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, राष्ट्रपति करता है। तो इस तरीके से आपको इनको पढ़ना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न 807 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहा गया है। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहा गया है। ग्वालियर, आगरा, नई दिल्ली, अगरतला? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, ठीक है। चूंकि जो तोमर राजपूतों की बात की गई है तो जाहिर सी बात है इसका जो राइट आंसर है आगरा तो बनेगा नहीं। नई दिल्ली देखते हैं क्या होता है, ग्वालियर संभव नहीं है, अगरतला संभव ही नहीं है। तो जब तोमर राजपूतों की बात आ जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, नई दिल्ली। यानी
तोमर राजपूतों द्वारा कौन जो बनवाया गया किला राज पिथौरा है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है बेटा? नई दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 808 नंबर कहता है चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है। जो चिश्ती सिलसिला है वो एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे में शुरू हुआ। और चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, सऊदी अरब में। सारे प्रश्नों के सही सही आंसर आपको बताने हैं। 808 नंबर प्रश्न है। हर सेट में हमारे 30 प्रश्न होते हैं, सभी को पता है। और नहीं पता है जो बच्चे नए हैं मैं बता दूं, सभी टेस्ट में सारे सेटों में आपको 30 प्रश्नों का एक सेट होगा। ठीक है, चलिए तो चिश्ती सिलसिला की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान सही आंसर होगा। एक्चुअल पे हुआ क्या था, ध्यान से समझिएगा इसको। चिश्त कस्बा अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित एक कस्बा है। इसकी जो स्थापना है वो 930 ईस्वी में अबू इसाफ समी ने की थी। किसने की थी बेटा? अबू इसाफ समी ने की थी। पश्चिमी एशिया से लौटने से पहले उन्होंने स्थानीय अमीर अबू अहमद अब्दुल के बेटे को प्रशिक्षित और नियुक्त किया और जिनके नेतृत्व में चिश्तिया क्षेत्रीय समाज आदेश के रूप में विकसित हो गया। और जब आदेश के रूप में विकसित होता है तब उदय होता है कि चिश्ती सिलसिला की भारत में स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई। और इसी सिलसिले में बहुत सारे संत थे, जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, यदि इतिहास पढ़ा है तो नाम सुना होगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, और कौन थे भाई? कुतुबुद्दीन तो थे ही, ठीक है, और कौन थे? फरीदुद्दीन थे, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया थे और अलाउद्दीन अली अहमद सबीर कल्याणी थे। इस तरह के बहुत सारे संत भी थे। तो कुल मिला के चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे में शुरू हुआ। ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 809 नंबर है। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? पद्म संभव को, मैत्रेय को, अवलोकितेश्वर, अश्वघोष। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जब भी बात की जाए द्वितीय बौद्ध किसे कहा जाता है, द्वितीय बुद्ध की बात की जाए, जब द्वितीय बुद्ध की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा पद्म संभव। क्या होगा? पद्म संभव। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 810 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है, लगभग सभी बच्चों से बन जाएगा। अभी 2016 में जो पेपर हुआ था एमपी पुलिस का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? भाई ये पुरस्कारों में से बहुत जाना माना पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कब हुई भाई? 1963 में? नहीं तो 1966 में? बिल्कुल नहीं। तो 1970 में? बिल्कुल नहीं। अरे तो हुई कब थी भाई? तो आंसर तो क्लियर है ना, 1969 में। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत है 1969 ऑप्शन नंबर सी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 811 नंबर है। सभी लोग सभी प्रश्नों को अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। सभी लोग अच्छे से प्रश्नों को अटेंड करें, कंटिन्यू क्लास देने की कोशिश की जाएगी। हर साल रमजान पिछली साल से क्या खाली स्थान होता है? क्या होता है? 11 दिन पहले होता है कि 11 दिन बाद होता है? 17 दिन पहले होता है या 17 दिन बाद होता है? भाई साहब बात की जा रही है हर साल रमजान पिछली साल से। क्या होता है? हर साल जब रमजान पिछली साल से की बात की जाए तो क्या आंसर दोगे आप लोग? फटाफट आंसर दो भाई, मैं देख रहा हूं कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका सही तरीके से। ठीक है, चलिए जब भी बात की जाती है, ठीक है, तो सही आंसर तो आता ही है आपकी तरफ से। आपके अलावा सही आंसर दे कौन सकता है? बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। क्या दिया भाई? 11 दिन बाद? नो, 11 दिन पहले। हर साल रमजान पिछले साल में 11 दिन पहले होता है। क्या होता है? 11 दिन पहले, यानी आज हुआ है रमजान, तो जब अगला साल आएगा तो आज से 11 दिन पहले ही हो जाएगा रमजान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 812 नंबर है। भाई देखो बहुत बड़े आदमी लोगों का नाम आ गया। देखो क्या लिखा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 कथन इस पे दिए गए हैं, फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला कथन यह है, यह पुरस्कार वार्षिक है। दूसरा कथन है, जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगला तीसरा जो ऑप्शन क्या दिखा है, तीसरा जो कथन दिया गया है वो कहता है यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। और चौथा जो कथन है वो भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है।
कुल मिला के जो बिड़ला के द्वारा जो सरस्वती सम्मान दिया गया है उनके बारे में कौन सा कथन सही है। जब हम कथनों की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी 1 2 3 ये 3 ऑप्शन सही हैं। यानी सरस्वती सम्मान जो है, ध्यान से समझना, सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है और यह जो है भारत की अनुसूची, कौन सी, भारत की अनुसूची 8 में शामिल, ठीक है, किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित नागरिक को उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है और ये वार्षिक पुरस्कार होता है। ध्यान से समझना, 2005 में 22 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया गया था। कौन सा, सरस्वती सम्मान, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है। जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है। भाई किससे संबंधित है, फूलों से सजावट, दीवार चित्रकला, मूर्तियां, या इनमें से कोई नहीं। जब ऑप्शन की बात आ जाए तो जापानी कला इकेबान की बात कही गई है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या आंसर है सही आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, फूलों से सजावट। यानी इकेबाना जापानी कला है जो फूलों से सजावट से संबंधित। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 814 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो 814 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कहता है भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। बिरहोर, भील, संथाल, कोल। देखो यहाँ पे 4 जनजातियां दी हुई हैं, आपको इनमें से सही आंसर बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा जो भगत आंदोलन से संबंधित है। ठीक है बेटा, चलो तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भील। भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। ये कहाँ है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और हाँ भाई अपना प्रदेश कहाँ पीछे है, मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, जब कोई भील भगत हो जाता है तो उसे मांस, अंडे और शराब का त्याग करना पड़ता है। ध्यान देना भाई, जब कोई भील क्या हो जाता है, भगत हो जाता है तो उसे मांस, अंडा और शराब का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। वो दहेज भी स्वीकार नहीं कर सकता। ध्यान से समझना। और यह आंदोलन 300 साल पुराना, कोई आज का आंदोलन नहीं है। ठीक है, और राजस्थान के मावजी सबसे पुराने भगत हैं। राजस्थान में एक समुदाय बसा है मावजी, वो सबसे क्या है, पुराने, सबसे जो है वो क्या है बेटा, पुराने भगत हैं। उनके राजस्थान के जो जगह है बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला, ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। कौन सा जगह, राजस्थान का लुधियाना जगह। ठीक है, चलिए राजस्थान का जो बांसवाड़ा है और डूंगरपुर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 815 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है, कहता है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है। जब भी एलिफेंटा की गुफा की बात की जाए, किस वंश से संबंधित की बात की जाए, तो क्या है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, चालुक्य, चोल, चेर और राष्ट्रकूट। तो जाहिर सी बात है एलिफेंटा की गुफा सभी को पता है। एलिफेंटा की जो गुफा है मुख्य रूप से जो है और राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थी। इन्हें 1987 में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर में शामिल किया था। तो इस तरह राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 816 नंबर है। कहता है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। बेंगलुरु में, मैसूर में, मुंबई में, दिल्ली में। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चारों में से जो सही आंसर होगा उसको राइट आंसर बता देना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। केंद्रीय, क्या लिखा है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो जब केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मैसूर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्या, मैसूर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 817 नंबर, बिल्कुल सही। हाँ, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है। जगन्नाथ के, नारायण के, विठल के, वामन के। भाई बता दो ना, अभंग की तो बात किया हूं, ऑप्शन नंबर सी है, क्या, विठल देवता के भजन है। किसके कौन से देवता के भजन है बेटा, विठल देवता के भजन है। ठीक है, चलिए भारतीय संगीत में यदि अभंग विठल भगवान के जो भजन हैं वो सबसे पहले अभंग संग संत जो थे, क्या नाम था उनका, तुकाराम, उन्होंने गाया था। ठीक है बेटा,
किसने गाया था? संत तुकाराम ने गाया था इस अभंग भजन को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 818 नंबर क्या कहता है? कहता है भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? कुचिपुड़ी, कथक, क्या लिखा है? भटनाट्यम, उड़ीसी। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, चारों में से जो सही आंसर है उसको आपको सही आंसर दे देना है। ऑप्शन नंबर की बात कर रहे हैं भाई, यहां पर सीधी सी बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है? यहां पर बात की जा रही है 818 नंबर की। कहता है भारतीय मूल में किस व्यक्ति का नाम जो है यरूशलेम है, ठीक है ना। इनमें यदि भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ की बात करें तो यहाँ पर जो जगह है ये 4 बता दिया गया है, जबकि ये 4 के चारों गलत हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर मैं आपको देता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ जो नृत्य होते हैं उसके ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसका मैं राइट आंसर बताता हूँ आपको। इसका राइट आंसर होगा शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। यानी भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम जो है यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखना, शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी का नाम जो है भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ गया, जो ऑप्शन पहले पेस्ट हो गया था वो इसका है बेटा, ध्यान से देखिएगा। नृत्य रूप लटा पद, नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, कथक, यहाँ पे भरतनाट्यम होना चाहिए था, ठीक है, और ओडिसी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से सभी लोग आंसर देना है भाई, ठीक है। तो जब लटा पद भटनाट्यम से संबंधित है, किससे बेटा? नृत्य रूप जो था लटा पद की यहाँ पर बात की गई है, किस नृत्य से संबंधित था? तो किस नृत्य से संबंधित था? जब इसकी बात करें तो क्या है? भटनाट्यम से संबंधित था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से समझिएगा। 820 नंबर, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। जब प्राचीन भीमा देवी मंदिर की बात कर लें तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा भाई? देखो, भीमा देवी जो मंदिर है वो उत्तर भारत के खजुराहो कहा जाता है। जो भीमा देवी मंदिर है उसको उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है, ध्यान से समझना। अब बात ये आ गई कि सर ये बताइए कि प्रश्न ये है कि प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? बिल्कुल, किस प्रदेश में है? हरियाणा में है। किस प्रदेश में है बेटा? हरियाणा में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 821 नंबर आपकी स्क्रीन पर है भाई। आपकी स्क्रीन पर 821 नंबर प्रश्न दिख गया, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? अच्छा, ये तो सभी बच्चों से बनता होगा, नहीं बनता किसी से? कोई नहीं, हम बताएंगे ना आपको। संस्कृत वर्णमाला में 36 तो है नहीं भाई, 54 भी नहीं है, 48 भी नहीं है, 62 भी नहीं है। अरे भाई साहब, 4 में से कोई एक तो होगा ही होगा। बिल्कुल सही आंसर। संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 54 अक्षर हैं बेटा, ठीक है। कितने? ऑप्शन नंबर सी, 54 अक्षर हैं। पढ़ लो जाके, ठीक है, अच्छे से पढ़ना जा करके, है ना। आज संस्कृत के वर्णमाला के सारे अक्षर गिन डालो, 54 अक्षर है बेटा, मैं बता दिया, भरोसा कर लो, बाकी जाके गिन लेना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 822 नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर 2003 से तापप्रमो मंदिर की बहाली के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके लिए काम कर रहा है? इंडोनेशिया के लिए, कंबोडिया के लिए, लाओस के लिए, वियतनाम के लिए। 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर है जिसे आपको राइट आंसर, जिसे आपको क्या करना है? आंसर देना है, ठीक है बेटा। चलो ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। तो जब भी बात कर लें हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर 2003 की, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तिब्बती बौद्ध धर्म से चेरेंजिंग शब्द किससे संबंधित है? अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, महस्तम प्राप्त, गौतम बुद्ध। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है भाई, चारों में से एक तो आंसर बता दो आप लोग, ठीक है। तो जब तिब्बती बौद्ध धर्म में चैलेंजिंग शब्द की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अवलोकितेश्वर। क्या होगा? अवलोकितेश्वर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रिगान थुप्टेन मनोविज्ञान मठ कहाँ है? रिगान थुप्टेन मनोविज्ञान मठ कहाँ है? 824 नंबर। जब बात की जाए रिगान थुप्टेन मनोविज्ञान कहाँ है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ध्यान से समझना है, ठीक है बेटा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, उड़ीसा,
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। चार ऑप्शनों में से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा होगा। क्या होगा बेटा? उड़ीसा होगा। दरअसल इसका जो उद्घाटन है वो दलाई लामा ने 2010 में किया था। कब किया था बेटा? दलाई लामा ने 2010 में किया था। चलते हैं अगले स्क्रीन पर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में? अरे तो कहाँ है भाई? चार ऑप्शन ही है मेरे पास। रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? जब रूमटेक मठ की बात की जाए तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। देखो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि रूमटेक जो मठ है वो धर्म चक्र केंद्र कहा जाता है उसको, ठीक है। और ये कहाँ हो सकता है? ये है कहाँ पर भाई? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी बताओ। ये है सिक्किम की एक छोटी सी राजधानी है। कौन सा प्रदेश है बेटा? ऑप्शन क्या होगा? सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वहां की एक राजधानी है गंगटोक। रूमटेक मठ कहाँ है? गंगटोक में है, जो सिक्किम की राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? 826 नंबर। अरे वही आ गए दलाई लामा। ये तो किसी को शुरू अभी 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 ये क्या करके गए थे भाई दलाई लामा? दलाई लामा अभी अभी आए थे। रिगान थुप्टेन मनोविज्ञान मठ उड़ीसा में था, उसका उसका जो है तो ये उद्घाटन करके गए थे दलाई लामा ना। पहुंच गए फिर से। देखो 826 नंबर क्या कहते हैं? इनका कहना है कि दलाई लामा जो है वो तिब्बती बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में स्कूलों में से किसके अस्थायी प्रमुख हैं? नयंगम, कग्यूपा, सक्याप और गेलुग्बा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जब भी हम बात करेंगे इस क्षेत्र की तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी गेलुग्पा, है ना जी। गोलगप्पा नहीं जी, गेलुग्पा, ठीक है। ध्यान से पढ़ लो आप लोग। तो अच्छे से आप लोगों को क्या करना है? इसका आंसर देना है। और सारे जो टेस्ट होते हैं उनको डेली आपको 8 बजे जो टेस्ट होता है, ये जीके का सीरीज जो फिर से स्टार्ट हो गई है, सभी लोग उसको पूरा अच्छे से टेस्ट दें और पूरे प्रश्नों को नोट डाउन करें, ठीक है बेटा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 826 नंबर हो गया है, 827 नंबर पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? 12, 24, 22 या 26? तो भाई जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है तो बात की गई 24 भाषा। सर आप तो बोले 24 भाषा, तो भाई इसके पहले 22 भाषा को तो मान्यता दी गई है संविधान में, फिर 24 भाषाएं कहां से आ गई? भाई रुको तो थोड़ा सा, मैं बता दूं यहाँ पर जो 24 भाषाओं को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की जो लेखकों को दिया जाता है वो 24 भाषाओं के लेखक हैं, ठीक है। कुछ क्षेत्रीय भाषा भी हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं इन 24 भाषाओं के नाम बताता हूँ। पेन खोल लो, लिखो, मतलब रफ खोल लो, पेन से लिखो, ध्यान से समझो। क्या लिखोगे? पहला नंबर हिंदी, फिर अंग्रेजी, उर्दू, असमी, संस्कृत, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। ये थी हमारी 24 भाषाएं। इनके लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है इतनी भाषाओं में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 828 नंबर आपकी स्क्रीन पर। कहता है भाई बहुत बड़ा सवाल है, प्रश्न इतना बड़ा है, देख लो क्या लिखा है। कहता है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को निश्चित किया है? और यह निश्चित किया है कि यह पुस्तक सिखों की अस्थायी गुरु होगी। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। चार ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। तो गुरु गोविंद देव जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर होगा।
सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का स्थायी गुरु क्या कर दिया, घोषित कर दिया बेटा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 829 नंबर मंजिल तक पहुंच रहे हैं बेटा, ठीक है। चलो अच्छा, प्रश्न पढ़ लिया आप लोगों ने, बिल्कुल। चलो, भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ? अब्दुल वाहिद खान, अब्दुल करीम खान, गौहर खान या इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, जब गायकों की बात आ जाए तो ग माने गायक, ग माने गौहर, ठीक है। यानी भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था, तो थे गौहर खान। भाई कब रिकॉर्ड हुआ था? जब गौहर खान का गाना रिकॉर्ड हुआ था उस समय क्या था, कुछ था क्या? तो भारत में सबसे पहले राग जोगिया, गौहर ने कौन सा, गौहर जो जान थे, ठीक है, इनका नाम था गौहर जान, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो गाना गाया था उसका नाम था राग जोगिया, ठीक है। राग जोगिया के ख्याल में इन्होंने एक गाना गाया था। ये गाना गाया था इन्होंने 1902 में। कब गाया था बेटा? 1902 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखो, ठीक है। सभी के चेहरे में अब खुशी झलक रही होगी कि अब टाइम तो हो गया है ना। चलो, तो 830 नंबर प्रश्न कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो पहले विजेता थे वो किस प्रदेश से थे भाई? सभी लोग, अरे यार अंतिम का है, उत्तर तो बता दो कम से कम। किस प्रदेश से थे? केरल से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, कौन सा था भाई? अरे बता दो, हमको भी, हमसे भी बनने लगे, ठीक है। तो जब भी ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, केरल। यानी जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 में, कब? 1965 में मलयालम के जो लेखक थे शंकर कुरूप को मिला था। किसको मिला था बेटा? शंकर कुरूप। कौन थे? मलयालम के लेखक थे। कब दिया गया था ये पुरस्कार? 1965 में। ध्यान से समझना। और पहला पुरस्कार था ज्ञानपीठ, ठीक है बेटा। तो इस तरह से सभी लोग आंसर देना, और सभी लोग जो है मॉर्निंग में जो क्लासेस चलती हैं, ठीक है, सारे शेड्यूल टाइम टेबल में जाके देख लो, ऐप में जाकर देख लो, वहाँ पे टाइम टेबल डली, ठीक है। वहाँ पर जाओ और अच्छे से ध्यान से सभी लोग पढ़ो, ठीक है। वहाँ पर सारी चीज़ डली हुई है, सब ध्यान से पढ़ते रहो। जो भी यदि कोई डाउट है, वहाँ पर व्हाट्सअप चैटिंग का एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना, व्हाट्सअप का साइन बनाया है, वहाँ से जाके आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई बात पूछ सकते हो। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ाई करो अच्छे से। किसी भी समस्या, किसी भी प्रश्न में समस्या है तो आप वहाँ पे व्हाट्सअप चैटिंग करके मुझे बता सकते हो, या कमेंट ऑप्शन में भी दे सकते हो, कमेंट पे, ठीक है बेटा। चलो, धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका। आप सभी लोग ऐसे ऐसे ही पढ़ते रहें। कल फिर से हमारा टेस्ट होगा, सभी लोग ऐसे मस्त अच्छे से पढ़ाई करें और बढ़िया से अपने सक्सेस हासिल करें, ठीक है बेटा। चलो, धन्यवाद आप सबको।